ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू एएस बिजनेस 9609। कल की क्लास जो लास्ट क्लास थी हमारे पास, वी आर डन विद द सोशल इंटरप्राइजेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल इंटरप्राइजेस, एंड वी आर done with the joint ventures. Now we are heading towards one of the area that we are going to cover in today's class, and the objective is to complete with the concept of the franchising. कि franchise होता क्या है हमारे पास and how it works. It's a very common. I know that you guys know okay, what is franchising and what is franchise, but still there are some things that we need to discuss and we need to understand, and there's some misconceptions as well जो कि हमें clear करने हैं. तो आज let's understand the concept of franchise. अब हमारे पास फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है क्या? व्हाट इज फ्रेंचाइज बेसिकली? हम इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं यहाँ पे। फ्रेंचाइजिंग का नाम आपने सुना हुआ है, फ्रेंचाइज का आपके पास कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ फ्रेंचाइज इज नोन एज वन ऑफ द एक्सपेंशनल स्ट्रैटेजी। हमारे पास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बहुत सारे ओनर्स होते हैं, दे वांट टू एक्सपैंड एंड दे सेट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। अब मुझे अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है ना, तो ग्रोथ इज द ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ इज द एम दैट ओनर सेट्स टू अचीव। अब मुझे अगर ग्रोथ करनी है तो देर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच आई कैन ग्रो। हमारे पास ये है कि हम मर्जर कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं, नई मार्केट्स में एंटर हो सकते हैं, वी कैन एक्सपोर्ट आर प्रोडक्ट, देर आर मैनी वेज टू ग्रो। उसमें से एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है दैट इज नोन एज फ्रेंचाइजिंग। Issuing the franchise can work as a strategy to achieve an objective of growth, कि हम अगर different locations पे franchising कर दें, तो different locations पे जब हम operate करेंगे, so this is how we can grow and we can expand, and this is how the objective of expansion can be achieved. अब हमारे पास franchising is known as one of the expansion strategy, number one. Number two, हमारे पास franchising can be local, franchising can be national, or franchising can be इंटरनेशनल एज वेल। तीनों लेवल पे फ्रेंचाइजिंग हमारे पास हो सकती है। फ्रेंचाइजिंग कैन बी लोकल, फ्रेंचाइजिंग कैन बी नेशनल, एंड फ्रेंचाइजिंग कैन बी इंटरनेशनल। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास फ्रेंचाइजिंग लोकल हो सकती है। कैसे? कि लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारे स्कूलिंग सिस्टम है जो कि फ्रेंचाइज लोकली इशू करते हैं। नखला इज नोन एज वन ऑफ द इस्लामिक स्कूल इन कराची, दे इशू द फ्रेंचाइज। इसी तरीके से बीकन हाउस सिटी स्कूल है, उनके हमारे पास ये स्मार्ट स्कूल एजुकेटर्स, उनकी फ्रेंचाइजिंग है। अल्फ़ा कॉलेज, अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क का एक सिस्टम है हमारे पास, नेक्स्ट स्कूल के नाम से, वो फ्रेंचाइजिंग करते हैं लोकली कराची के अंदर। ये है लोकल फ्रेंचाइजिंग, कि एक कंट्री की एक सिटी में मल्टीपल एरियाज पे आपने अगर फ्रेंचाइजेज इशू किए हुए तो इट विल बी नोन एज द लोकल फ्रेंचाइजिंग। नेशनल फ्रेंचाइजिंग का मतलब है अक्रॉस द पाकिस्तान। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द फेमस बेकरी इन इस्लामाबाद इज नोन एज तहजीब बेकर्स। तो अगर ये तहजीब बेकर्स हमारे पास फ्रेंचाइजिंग करे और फ्रेंचाइज इशू करे इस्लामाबाद से कराची में, लाहौर में, तो इट इज़ नोन एज द नेशनल फ्रेंचाइजिंग, के वी आर एक्चुअली गिविंग आउट द फ्रेंचाइजेस टू द मल्टीपल सिटीज़ ऑफ अ कंट्री। एक ही सिटी की मल्टीपल कंट्री की मल्टीपल सिटीज़ के अंदर हम फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट है कि ये जो हमारे पास के एफ सी, मैकडोनल्ड्स, ये जो सब ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर ऑपरेटिंग थ्रू इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। ये हमारे पास इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग है जो कि हमारे पास हो रही है। तो ये हमारे पास फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रेंचाइजिंग कैन बी लोकल, कैन बी नेशनल, और कैन बी इंटरनेशनल। नंबर थ्री, थर्ड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंचाइज्ड आउटलेट। अब यहाँ पे बच्चा समझता है कि लेट सपोज हम जाते हैं और ये देखते हैं मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज है, ये इसकी फ्रेंचाइज है। फ्रेंचाइज नहीं है, वो फ्रेंचाइज्ड आउटलेट है। Franchise is nothing, it's an agreement, it's a contract that is signed between the two parties, between the franchisor and franchisee only. ये जो आउटलेट है ना, इट इज ऑपरेटिंग अंडर द फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। तो इसकी वजह से इसको कहा जाता है फ्रेंचाइज्ड आउटलेट, है कि ये वो आउटलेट है जो कि फ्रेंचाइजिंग के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। तो फ्रेंचाइज इज नथिंग, फ्रेंचाइज आउटलेट इज द थिंग जहां पे आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द बिजनेस अवेलेबल होती हैं। फ्रेंचाइज तो कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रेंचाइज तो एक एग्रीमेंट है। नंबर थ्री, हमारे पास थर्ड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नंबर फोर, हमारे पास फ्रेंचाइजिंग तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप बहुत ज़्यादा वेल नोन, या आप बहुत ज़्यादा हमारे पास वेल रेप्यूटेड, और यू हैव अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट।
क्योंकि जब आप फ्रेंचाइजिंग करते हैं तो इन्वेस्टर्स आर बाइंग द फ्रेंचाइज, द individuals are known as the investors, they are the potential investors who are making an investment in buying the franchise. तो why they are going to buy the franchise, जो कि बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो है ही नहीं, तो उनको तो प्रॉफिट चाहिए, दे नीड अ रिटर्न। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रेंचाइजिंग के लिए यू हैव टू स्केल दैट मच और यू हैव टू ग्रो योर ब्रांड नेम एट दैट मच स्केल कि लोग एंड द पीपल आर विलिंग टू बाय द फ्रेंचाइज। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा वेल नोन होना चाहिए, वेल रेप्यूटेड और गुड रेपुटेशन होनी चाहिए, तब जाके आप फ्रेंचाइज इशू करेंगे और लोग फ्रेंचाइज आपकी बाय करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक पहले हमारे पास। अब लेट्स सपोज यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि यू हैव टू डिफाइन द टर्म फ्रेंचाइज। अब यहाँ पे आपके पास ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि नॉलेज बेस्ड है। तो a candidate must know and the candidate must have the concept कि what is franchise। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे फ्रेंचाइज को, फ्रेंचाइजिंग होती क्या है, फ्रेंचाइज क्या होता है, आ जाए। फ्रेंचाइज इज अ लीगल राइट given by the franchisor to the franchisee to use the product and the brand name against the financial return known as royalty, which can be fixed or variable। यह है फ्रेंचाइजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। इट इज़ नोन एज फ्रेंचाइजिंग। कि फ्रेंचाइज हमारे पास क्या है, फ्रेंचाइज एक पर्टिकुलर लीगल राइट है जो कि फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को देता है टू यूज द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड नेम अगेंस्ट द फाइनेंशियल रिटर्न विच इज नोन एज रॉयल्टी, फिक्स्ड और वेरिएबल। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। अब देखो हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास, दैट इज द वर्ड ऑफ लीगल राइट। सर लीगल राइट का मतलब क्या है? अब लेट्स सपोज देयर इज नो परमिट, देयर इज नो लीगल राइट, कुछ भी नहीं है और आप किसी ब्रांड नेम का नाम यूज़ कर रहे हैं ब्रांड का और उसके अंडर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सो नाउ दैट पर्टिकुलर ओरिजिनल ओनर ऑफ द ब्रांड नेम कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। वो ले सकता है आपके लीगल एक्शन। फ्रेंचाइजिंग एक लीगल राइट है कि दैट पर्सन इज अलाउइंग यू टू यूज द ब्रांड नेम एंड द प्रोडक्ट। तो इट्स अ पर्टिकुलर लीगल थिंग। फ्रेंचाइजर कौन होता है हमारे पास? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रेंचाइजर हमारे पास वो बंदा होता है जो कि वन हु सेल्स, a person who sells the franchise. He is the original owner. He is known as the owner of the brand name and the product who has the legal right to sell the franchise. और दूसरा हमारे पास जो बंदा है, he is known as franchisee, one who buys। ये वो बंदा है जो कि फ्रेंचाइज को क्या करता है, बाय करता है, खरीदता है। तो फ्रेंचाइजर इज द पर्सन हु सेल्स, फ्रेंचाइजी इज द पर्सन हु बाइज। अब यहाँ पे use the product and the brand name against the financial return which can be fixed or variable। अब लेट्स सपोज इट्स वेरी लॉजिकल ना कि अगर फ्रेंचाइजर आपको अलाउ कर रहा है कि आप उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आप उसका ब्रांड नेम इस्तेमाल करें, तो उसके अगेंस्ट वो आपसे पैसे भी तो चार्ज करेगा ना, फ्री में तो नहीं देगा। तो इट्स अ थिंग दैट्स अ डील कि इट्स अ टू वे बेनिफिट टू द पार्टीज के भाई फ्रेंचाइजर को बेनिफिट है कि उसे पेमेंट मिलेगी, रॉयल्टी पेमेंट मिलेगी ऑफ यूजिंग द ब्रांड नेम, ऑफ गिविंग द ब्रांड नेम एंड द प्रोडक्ट एंड बीइंग अ फ्रेंचाइजी। नाउ द फ्रेंचाइजी इज इन कैशिंग द ब्रांड नेम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रेंचाइजर। दिस इज हाउ द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव कि फ्रेंचाइजर को यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाएगा, फ्रेंचाइजी का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपके पास, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अभी जो ये रॉयल्टी पेमेंट है या तो ये फिक्स्ड होगी या तो फिर ये क्या होगी, वेरिएबल। तो आज ज़रा समझते हैं कि फिक्स्ड और वेरिएबल क्या है। देखिए फिक्स्ड का तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आता है। फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट तो ये है कि यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट होगी जो कि पे की जाएगी। फिक्स्ड का मतलब एक सर्टेन अमाउंट है, एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि पे की जाएगी। जैसे लेट सपोज रेंट है, तो कुछ भी हो जाए एक फिक्स मंथली रेंट आपको पे करना है। सैलरी टू द एम्प्लॉय है, वो फिक्स्ड आपको पे करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके पास सेल्स हों या ना हों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में कम हो ज़्यादा हो, यू हैव टू पे द फिक्स्ड रेंट।
You have to pay the fixed salary to the manager. So this is on the fixed agreement. यहाँ पे जो royalty payment होगी वो fixed होगी, एक certain amount होगी that will be agreed between the employer and the employee. अब लेट्स सपोज आपके पास आप फ्रेंचाइज बाय करते हैं जे डॉट की. इट इज़ वन ऑफ द फेमस ब्रांड इन पाकिस्तान, जे डॉट. तो जे डॉट की आप जो है वो ईस्टर्न ये शलवार कमीज़ और इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं. अब जे डॉट की आप फ्रेंचाइज बाय करते हैं और जे डॉट की जब आप फ्रेंचाइज बाय कर रहे हैं तो जे डॉट की फ्रेंचाइज आपने बाय करी है एंड द फर्स्ट मंथ इज़ ऑफ रमज़ान. तो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि आपके पास सीज़न है. ठीक है, ईद पे बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं ऑल, तो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही है. अब आपकी सेल्स जब ज़्यादा हो रही हैं तो आपकी यहाँ पे जो सेल्स की अमाउंट है वो है $50,000. और रॉयल्टी जो एग्री हुई है, फिक्स्ड रॉयल्टी जो पेमेंट है वो यहाँ पे फ्रेंचाइजी को पे करनी है 5,000. तो यहाँ पे रॉयल्टी पेमेंट 5,000 है फिक्स्ड. फिर आपके पास आफ्टर रमज़ान है. अब रमज़ान के बाद हमारे पास सेकंड मंथ है तो सेल्स ड्रॉप हो चुकी हैं. और जब सेल्स ड्रॉप हो गई हैं तो अब सेल्स की जो वैल्यू है आपके पास वो 50,000 से 15,000 हो चुकी है. तो क्या अभी भी आपको यही पेमेंट देनी? नहीं, अब आपकी जो रॉयल्टी पेमेंट होगी वो आपकी रॉयल्टी पेमेंट उतनी ही रहेगी भैया. यू नीड टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे और यहाँ पे जो रॉयल्टी पेमेंट है वो फिक्स्ड है. सेल्स ड्रॉप हो चुकी हैं तो इसका मतलब क्या है कि सेल्स कम हो, ज़्यादा हो, ऑफ सीजन हो, ऑन सीजन हो, when the agreement is fixed, so franchisee needs to pay the fixed amount to the franchisor. This is known as the fixed royalty payment. Now, the second thing that we need to understand is the variable. अब ये जो वेरिएबल है हमारे पास, वेरिएबल का वर्ड कहाँ से आ रहा है? वेरिएबल का वर्ड आ रहा है हमारे पास वेरी से. और वेरी का मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो आपके पास क्या होती रहे, चेंज होती रहे. इट्स नॉट फिक्स्ड, चेंज हो रही है, वेरी कर रही है. अब जो वेरिएबल अमाउंट है उसको ज़रा समझिएगा कि हाउ इट वेरीज. यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू, परसेंटेज किसका सेट हो जाएगा? सेल्स रेवेन्यू का. लेट सपोज 10% ऑफ रेवेन्यू. अब सर 10% ऑफ रेवेन्यू तो 10% तो सर फिक्स्ड है. बेटा फिक्स्ड किसके ऊपर है? रेवेन्यू के ऊपर. क्या रेवेन्यू फिक्स्ड होता है? इट इज गारंटी. क्या इज इट गारंटीड कि हर मंथ आप इतनी सेल्स करेंगे? नहीं. तो 10% ऑफ रेवेन्यू का मतलब हमारे पास ये हुआ कि ये हर वक्त फिक्स नहीं होती, रेवेन्यू चेंज होता रहता है. तो 10% ऑफ रेवेन्यू का मतलब ये हुआ कि अगर लेट सपोज सेल्स हमारे पास 50,000 की है तो 50,000 का जो 10% होगा वो रॉयल्टी पेमेंट आपकी बनेगी 5,000. और यही आपके पास अगर सेल्स ड्रॉप हो जाती है और सेल्स ड्रॉप होने के बाद 15,000 है तो 15,000 का जो 10% होगा वो रॉयल्टी पेमेंट आपकी 1,500 हो जाएगी. तो आपके पास वेरी कर रही है. तो परसेंटेज इज फिक्स 10%, 12%, 15%, 5% ऑफ द रेवेन्यू. तो रेवेन्यू इज द वेरिएबल अमाउंट जो कि सीजनल वेरिएशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से चेंज होती रहती है. तो परसेंटेज इज फिक्स बट जिसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो वेरिएबल है. सो दिस इज द फिक्स एंड दिस इज द वेरिएबल एग्रीमेंट ऑफ द फ्रेंचाइजिंग. तो सर इसमें से सूटेबल कौन सा है? भाई दोनों सिचुएशनल अप्रोच पर है. अगर मेरी सेल ज़्यादा हो रही है तो एक फिक्स अमाउंट है तो मुझे मसला नहीं है कि हाँ सेल ज़्यादा हो रही है, छोटी सी अमाउंट है जाएगी. लेकिन अगर वेरिएबल है और सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यू हैव टू गिव द बिगर परसेंटेज ना. मतलब ज़्यादा सेल्स हैं, ज़्यादा अमाउंट जा रही होगी रॉयल्टी की तो आपको बीइंग अ फ्रेंचाइजी आपको दुख होगा. और इसी तरीके से हमारे पास फिक्स के अंदर जब आपकी सेल्स ड्रॉप हो जाती है तो इट्स अ बर्डन दैट यू हैव टू पे द फिक्स्ड रॉयल्टी पेमेंट टू द फ्रेंचाइजर. तो इट्स अ बर्डन. लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे पास अगर फिक्स्ड है और सेल्स ज़्यादा हो रही है तो आपको फ़र्क नहीं है, अमाउंट देनी है, टेंशन नहीं है. तो इन बोथ केसेस हमारे पास इट्स अ सिचुएशनल अप्रोच. अब आ जाए हमारे पास वी हैव द पर्सपेक्टिव जो कि हमें डिस्कस करना है. वो ये कि आपके पास फ्रेंचाइजर है और फ्रेंचाइजी, दीज आर द टू इंडिविजुअल्स. सो यू हैव टू कंसिडर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फ्रेंचाइजर एंड द फ्रेंचाइजी बोथ कि what are the benefits and drawbacks to the franchisor of selling the franchise and what are the benefits and drawbacks to the franchisee of buying the franchise. So why to sell franchise, why to buy franchise, why not to sell franchise, why not to buy franchise. तो आज स्टार्ट करते हैं. Why to buy
फ्रेंचाइज। मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बाइंग द फ्रेंचाइज, के एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, एंटरप्रेन्योर को क्यों फ्रेंचाइज बाय करनी चाहिए। और आपके पास जो पास पेपर्स हैं उसके अंदर क्वेश्चन भी आता है कि analyze two reasons, analyze two benefits to an entrepreneur of buying the franchise rather than opening a sole trader, restaurant business, fast food business, कुछ भी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू मस्ट नो द एडवांटेजेस, कि क्या फ्रेंचाइज बाय करने के एडवांटेजेस होते हैं ओवर द सोल ट्रेडर एंड द अदर। तो आ जाए स्टार्ट करते हैं। वाई टू बाय फ्रेंचाइज, मतलब सिंपली हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं बेनिफिट्स टू द फ्रेंचाइजी, अ पर्सन हु बाइज द फ्रेंचाइज। तो अब हमारे पास क्या बेनिफिट्स होंगे वाई टू बाय फ्रेंचाइज। नंबर वन, हमारे पास कस्टमर बेस इज ऑलरेडी डेवलप्ड, कि कस्टमर बेस जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। एवरी वन नोज KFC, एवरी वन नोज मैकडोनल्ड्स, सो इफ यू बाय अ फ्रेंचाइज ऑफ एस्टैब्लिश रनिंग बिजनेस, वेल नोन बिजनेस, सो डे वन से रेवेन्यू जनरेशन है। नाउ कंपेयर इट विद दी स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। अगर आप अपना खुद का ऐसा फास्ट फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको सर्वाइव करना पड़ता, आपके पास लैक ऑफ कस्टमर बेस होती, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता इनिशियली टू बिल्ड द कस्टमर बेस, टू बिल्ड द ब्रांड नेम। बट यू बाय अ फ्रेंचाइज ऑफ अ रनिंग वेल नोन बिजनेस, तो डे वन से आपको सर्वाइव नहीं करना, डे वन से रेवेन्यू जनरेशन होगी बिकॉज द बिजनेस इज स्टेबल। नंबर टू, हमारे पास supplies will be provided by the franchisor. So when you are operating as a franchisee, so there is no burden of arranging the supplies. All the supplies will be provided by the franchisor. It's a responsibility. तो यहाँ पे इट्स एन एडवांटेज कि फ्रेंचाइजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपकी क्लोथिंग आउटलेट है या कोई फास्ट फूड बिजनेस है, तो वॉट एवर द सप्लाईज दैट आर रिक्वायर्ड, वो सब कुछ फ्रेंचाइजर देगा। यू आर जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट बाय यूजिंग द ब्रांड नेम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रेंचाइजर दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय फ्रेंचाइजर टू यू। तो सप्लाईज विल बी प्रोवाइडेड। जैसे पाकिस्तान के अंदर ASC अल शहीर कॉर्पोरेशन करके, इट्स अ मीट कंपनी दैट प्रोवाइड्स अ मीट टू द KFC एंड मैकडॉनल्ड्स। तो अगर आपको KFC मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज बाय करते हैं इन पाकिस्तान और कराची, तो आपको वहाँ से डायरेक्टली सप्लाईज मिल जाएंगी। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंचाइजर, आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कंपेयर इट विद योर ओन बिजनेस। आपको यहाँ पे सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, क्वालिटी सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, उससे रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ेंगे, फिर क्रेडिट के इश्यूज होंगे, फॉरन से वो क्रेडिट नहीं देगा बिकॉज यू आर न्यू इन द मार्केट, ये सब कुछ। Number three, less risk is involved. एज कंपेयर, इसके अंदर भी रिस्क तो है, एवरी बिजनेस इंक्लूड्स रिस्क और एवरी बिजनेस हैज अ रिस्क, बट एज कंपेयर टू द अदर एंड स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, फ्रेंचाइजिंग हैज अ लेस रिस्क इन्वॉल्व। नंबर थ्री हमारे पास। नंबर फोर, नो स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास नो स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है हमारे पास। देखो, देर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी इन द कल्चर, प्रोसेसेस, बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये जो फ्रेंचाइजिंग बिजनेस होता है, आप किसी भी फ्रेंचाइज के अंदर जाएं तो आपको सेम फर्नीचर नज़र आएगा, यूनिफॉर्म सेम होगा, प्रोडक्ट सेम होगा। तो इट इज़ द कल्चर ऑफ द फ्रेंचाइजर हु ओरिजिनली ओन्स एंड स्टार्टेड द बिजनेस, उसका कल्चर फॉलो हो रहा है, उसके बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब आपको एम्प्लॉय की नीड होगी और द ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड by the employees, so it's a responsibility of the franchisee to provide the training. तो being a franchisee you are not going to face this cost, आपके नहीं है, क्योंकि वो अपने कल्चर बिजनेस प्रैक्टिसेस के हिसाब से वर्कर्स को ट्रेन करेगा। तो यू आर एक्चुअली फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द फ्रेंचाइजर। तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्स, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द ट्रेनिंग एंड स्टाफ डेवलपमेंट प्रोसेस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंचाइजर। तो नाउ लेट्स कंपेयर इट विद स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और विद योर ओन बिजनेस। तो आपके जो वर्कर्स होंगे उनके साथ आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इफ़ यू ओन द बिजनेस, इफ़ यू ओन द ब्रांड नेम। तो अगेन आपको ये स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी क्या हो गई, बढ़ गई, बच गई। नो नेशनल मार्केटिंग कॉस्ट। अब सर नेशनल मार्केटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? नेशनल मार्केटिंग कॉस्ट का मतलब हमारे पास ये
कि लेट सपोज हमारे पास सबवे सबवे इंट्रोड्यूसेस अ न्यू डील और अ न्यू फ्लेवर या नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो नाउ द एडवर्टाइजमेंट वुड बी एट द नेशनल लेवल। मेन शाहराहs पे, रोड्स पे बिलबोर्ड्स लगेंगे, बड़े बड़े हमारे पास बैनर्स लग रहे होंगे, और हमारे पास जो है वो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रही होगी। तो लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रमोशन और मार्केटिंग कैंपेन होगी। तो बीइंग अ फ्रेंचाइजी, इट्स नॉट योर प्रोडक्ट, इट्स नॉट योर प्रोसेस। तो आपको नेशनल मार्केटिंग कॉस्ट, जो लार्ज स्केल कॉस्ट होती है, उसके अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना। बीइंग अ फ्रेंचाइजी, आपको सिर्फ और सिर्फ लोकल मार्केटिंग करनी है कि जिस पर्टिकुलर विसिनिटी पे और जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपकी फ्रेंचाइज है, उसके रेडियस पे आस पास वहाँ पे आपको बैनर्स वगैरह लगाने होंगे, दैट्स इट। तो व्हेन यू कंपेयर इट विद द मार्केटिंग, नेशनल मार्केटिंग, तो ये तो बहुत कम कॉस्ट है। तो अगेन इट्स अ बेनिफिट टू द फ्रेंचाइजी ऑफ बाइंग द फ्रेंचाइज। फर्दर हमारे पास नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब से नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है? फ्रेंचाइजर्स का प्रोडक्ट है, फ्रेंचाइजर का ब्रांड नेम है। तो वेन एवर द चेंजेस आर रिक्वायर्ड, न्यू प्रोडक्ट्स आर नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, और इनोवेशन इज़ रिक्वायर्ड, नई डील्स आ रही हैं, सब कुछ है, नए प्रोसेसेस, नए चेंजेस आ रही हैं ऑपरेशंस के अंदर। सो ऑल दिस पर्टिकुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट विल बी फेस्ड बाय द फ्रेंचाइजर। अगेन इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, क्योंकि प्रोडक्ट इज ऑफ फ्रेंचाइजर, प्रोसेस इज ऑफ द फ्रेंचाइजर। तो बीइंग अ फ्रेंचाइजी, यू डू नॉट हैव टू फेस द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। लेकिन व्हाट इफ यू ओन योर ओन ब्रांड एंड द प्रोडक्ट, तो आपको अपने से ये फिर कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू यू, द ब्रांड नेम बिलोंग्स टू यू। तो नाउ यू हैव टू ब्रिंग इन द रिसोर्सेज एंड द फेस, यू नीड टू फेस द कॉस्ट। इसके बाद आपके पास है lack of experience is one of the thing that is faced by the businesses, क्योंकि the business is new. But in the franchising system, franchisor is there, franchisor has survived, and now the business is grown. So he has an experience, he has the knowledge. So in case if you feel any particular issue, if you face any particular mishap or the issue, so the experience and the knowledge of the franchisor is there. आप फौरन से उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ द आइडियाज़ एंड ही हैज़ एन एक्सपीरियंस. So again, these are the advantages of buying the franchise. Why to sell franchise? So why to sell franchise? Who sells a franchise? Franchisor. So now we are going to consider the benefits to the franchisor. कि what are the benefits to the franchisor of selling the franchise? तो आज हम ज़रा समझते हैं कि what are the benefits, why to sell franchise, एक franchisor को franchise क्यों बेचनी चाहिए है। तो नंबर वन हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंशन कैन बी अचीव्ड। कि जो ऑब्जेक्टिव था फ्रेंचाइजर का, टू अचीव एन एक्सपेंशन, टू ग्रो द बिजनेस, इट कैन बी अचीव बाय इशूइंग द फ्रेंचाइज इन द डिफरेंट लोकेशंस। अगर मैं नेशनल एक्सपेंशन चाहता हूँ, तो मैं दूसरी सिटीज़ के अंदर अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजिंग इशू करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल तहजीब बेकर इन इस्लामाबाद वांट्स टू एक्सपैंड नेशनली, तो नाउ दे कैन इशू द फ्रेंचाइज इन लाहौर एंड कराची, एंड दिस इज हाउ दे कैन गेट द नेशनल ग्रोथ. So whatever type of the objective of the expansion is, that can be achieved through franchising, it can work as a strategy to achieve an objective of expansion. Number two हमारे पास coverage of geographical gap. Now what is geographical gap? Let's suppose the customers are available in Lahore, Islamabad, but you are operating in Karachi. तब यहाँ पे गैप है कि कैसे कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुँचेगा। ऑनलाइन फूड बिजनेस है, सब कुछ, अब क्या करें? तो बाय सिंपली इशूइंग द फ्रेंचाइज इन दिस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ पे कस्टमर्स अवेलेबल हैं, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ द गैप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर. इसी तरीके से इंटरनेशनल गैप है, द प्रोडक्ट इज़ वेरी कंपैटिटिव इंटरनेशनली एंड द प्रोडक्ट कैन ग्रो सक्सेसफुली इन द मार्केट. तो बाय इशूइंग द फ्रेंचाइज इन द डिफरेंट कंट्रीज, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम.
तो coverage of geographical gap can be fulfilled or can be filled through this particular franchising system. Number three, हमारे पास can achieve economies of scale. अब सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज अ बेनिफिट टू द लार्ज स्केल बिजनेस ओवर द स्मॉल स्केल बिजनेस. इट्स अ कॉस्ट बेनिफिट. कौन सा बेनिफिट है बच्चों? कॉस्ट बेनिफिट है. अब सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? कि लेट सपोज आपके एक आउटलेट है, तो यू आर गोइंग टू बाय द सप्लाईज इन द लिमिटेड क्वांटिटी. बट नाउ व्हाट इफ यू हैव 10 outlets through the franchising and you are responsible to provide the supplies being a franchiser? So now you are going to buy in the bulk quantity. And when you buy in the bulk quantity, your bargaining power increases over the supplier and the supplier considers you as a major customer, जिसकी वजह से वो आपको देता है डिस्काउंट. और डिस्काउंट की वजह से आपको जो बेनिफिट मिलता है दैट इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. द कॉस्ट रिडक्शन इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. It can be achieved through franchising and you can become more price competitive in the market being a franchiser. आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हो जाएंगी. High upfront cost will be faced by the franchisee. Being a franchisor, you are going to issue the license, permit, legal right. जो construction, renovation, outlet की जो सारी cost होगी, it will be faced by the franchisee. तो इसका मतलब क्या है कि you are actually expanding on the money of anyone else, on the money of the franchisee. तो यहाँ पे आपके पास क्या है? ये एक बेनिफिट है कि आपकी जो हाई अपफ्रंट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी. आपकी जो जितनी भी अपफ्रंट कॉस्ट होगी या आपकी जितनी भी पर्टिकुलर इनिशियल कॉस्ट होगी, इन केस अगर आप अपना बिजनेस करते हैं और अपनी खुद की एक्सपेंशन करते हैं नॉट थ्रू फ्रेंचाइजिंग, तो आपकी ये कॉस्ट यहाँ पे बच रही है हमारे पास. इट्स अ बेनिफिट. अगेन, इंक्रीज ऑफ मार्केट शेयर एंड इमेज. By targeting new markets, by issuing the franchise in the different locations, you can grab more customers, and through this, you can achieve the higher market share, and the brand name and the image can be grown as well. तो ये भी आपके पास क्या सारे के सारे benefits हैं. अब यहाँ पे now we need to consider कि sir what are the drawbacks, मतलब why not to buy franchise. अब why not to buy franchise का मतलब क्या है कि we are going to consider the drawbacks. Okay, if an individual becomes a franchisee, so what are the drawbacks of buying the franchise? क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? तो आज ज़रा स्टार्ट करते हैं व्हाई नॉट टू बाय फ्रेंचाइज. नंबर वन, हमारे पास नो सेल्फ रिकग्निशन. अब नो सेल्फ रिकग्निशन का मतलब क्या है कि बीइंग अ फ्रेंचाइजी यू आर वर्किंग अंडर द शैडो ऑफ द फ्रेंचाइजर. यू आर सेलिंग द फ्रेंचाइजर्स ब्रांड नेम, you are selling the franchisor's product. There is no self recognition. आपके पास कोई आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से सम बिजनेसेस और सम इंडिविजुअल स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. वो कहते हैं कि वी डू नॉट लाइक वर्किंग अंडर द शैडो ऑफ समवन. वी नीड एन एसोसिएशन, वी नीड एन आइडेंटिटी, वी नीड ए रिकग्निशन कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द ब्रांड बिलोंग्स टू अस. तो दिस इज द केस. और कुछ लोग होते हैं प्रॉफिट मोटिव, भाड़ में गई आइडेंटिटी, फजूल में क्या करना है, पैसा आना चाहिए, वो ऐसा आ रहा है. सेंट्रलाइज्ड डिसीजन making. Now, sir, what is centralized decision making? All the major decisions regarding in the changes of product prices, जो भी होंगे, all the decisions will be taken by the franchisor. So, being a franchisee, you are working as a puppet of the franchisor. सारी जो डिसीजन मेकिंग है, कंट्रोल ओवर द सप्लाईज, कंट्रोल ओवर द सप्लायर, मार्केटिंग, सारी जो चीज़ें होंगी वो किसकी होंगी? सप्लाई फ्रेंचाइजर की होंगी. तो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि द टॉप लेवल फ्रेंचाइजर हैज़ द पावर टू टेक ऑल द डिसीजंस एंड यू हैव टू फॉलो. So it's one of the drawback that you are making investment, but you do not have the control over the decisions, suppliers, marketing, product. So it's a drawback हमारे पास. High upfront and royalty cost. क्या आपको ये कॉस्ट भी फेस करनी पड़ेगी?
हाई अपफ्रंट कॉस्ट भी फेस करनी है, रॉयल्टी पेमेंट्स भी देनी है, दैट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट। और हाई अपफ्रंट कॉस्ट का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे लाइसेंसिंग और ये सारी जो लीगल कॉस्ट होगी वो। और आपको एक मजे की मैं बात बताऊं कि लोकेशन डिसीजन विल बी टेकन बाय द फ्रेंचाइजर। तो मैकडॉनल्ड्स का यूएस के अंदर जो रियल बिजनेस है दैट इज रियल एस्टेट, कुछ अराउंड $4 बिलियन की मैकडॉनल्ड्स की प्रॉपर्टी इन द यूएसए। अगर आप फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया जाते हो और आप कहते हैं कि आपको फ्रेंचाइज चाहिए, तो आपको वो कहेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप फ्रेंचाइज आपको ऑपरेट करने की इजाज़त है, मतलब दे आर अलाउइंग। बट इन केस देखा जाए तो वो जो पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेमिसेस है जहाँ पे वो आपको अलाउ कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर लोकेशन इज ओन्ड बाय द मैकडॉनल्ड्स। दिस इज द केस। तो ये आपके पास है, हमारे पास। एनी एक्ट बाय द फ्रेंचाइजर कैन हार्म द फ्रेंचाइजी फाइनेंशियली। अब लेट सपोज ये नहीं इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, ये KFC मैकडॉनल्ड्स, अभी इनका सोशल बायकॉट चल रहा था। तो जितने भी लोकल यहाँ पे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने फ्रेंचाइज बाय की थी, दे वर सफरिंग एंड दे वर फेसिंग द फाइनेंशियल लॉस। इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है हमारे पास कि अगर फ्रेंचाइजी की तरफ से कुछ होता है या उसके प्रोडक्ट या उसकी मार्केटिंग के अंदर कुछ ऐसी कैंपेनिंग हो जाती है, ब्लास्फेमी, एंटी सोशल कुछ एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो यहाँ पे बीइंग अ फ्रेंचाइजी आपको ये लॉस फेस करना पड़ेगा कि फ्रेंचाइजर की वजह से यहाँ पे ब्रांड नेम अफेक्ट हो रहा है। तो आपने भी इन्वेस्टमेंट की हुई, आपने भी फ्रेंचाइज बाय किया, यू आर ऑल्सो फेसिंग द लॉस। दैट्स अ केस। तो एनी एक्ट बाय द फ्रेंचाइजर कैन हार्म द फ्रेंचाइजी फाइनेंशियली, क्योंकि आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपका ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट ना, तो ओवरऑल सेल्स जब ड्रॉप होंगी तो आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि जिसकी वजह से इट्स अ मेजर ड्रॉबैक, दैट इज फ्रेंचाइजिंग और बाइंग द फ्रेंचाइज। So guys, these are the disadvantages of buying the franchise, drawbacks. Now it's your task कि why not to sell franchise। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, आपको करने हैं। अगर हम फ्रेंचाइजिंग इशू करते हैं तो फ्रेंचाइज के अंदर फ्रेंचाइजी से अगर कोई मिसलीडिंग एक्ट या कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई इशू हो जाता है, तो फ्रेंचाइजर का तो बहुत बड़ा स्टेक है, क्योंकि उसका नाम भी है और उसका प्रोडक्ट भी है। तो फ्रेंचाइजी इज गोइंग टू फेस द ह्यूज लॉस इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर मिस्टेक बाय द फ्रेंचाइजी। कि पिज़्ज़ा हट पे ऐसा हुआ तो सारे पिज़्ज़ा हट की सेल्स ड्रॉप होंगी। तो इट इज़ अ रिस्क। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे पास सोशल रिस्क इन्वॉल्व है, सोशल लॉस इन्वॉल्व है। इसी तरीके से फिर डिफिकल्ट टू मेंटेन द कंट्रोल, सब जगह सप्लाईज प्रोवाइड करना, कस्टमर फीडबैक, क्वालिटी, तो डिफिकल्ट टू मैनेज एंड कंट्रोल है। तो नाउ योर टास्क इज व्हाई नॉट टू सेल फ्रेंचाइज, ये आपको करना है। एंड वी आर डन विद द फ्रेंचाइजिंग। कि फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपके पास जो पास पेपर में सवाल आते हैं वो ये डिफाइन द टर्म फ्रेंचाइज वाला, या फिर बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स 3 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं। 8 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनालाइज टू बेनिफिट्स या टू ड्रॉबैक्स ऑफ बाइंग द फ्रेंचाइज, वो उसको इस तरीके से पूछता है। Analyze two benefits to an entrepreneur of buying the franchise rather than opening a sole trader restaurant fast food business। तो now you need to remember कि फ्रेंचाइज के अंदर क्या बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। तो एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो नॉलेज के ऊपर आपके बेस करते हैं। लेकिन अगर 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो यू नीड टू गेट अ ग्रिप ऑन दिस, कि फ्रेंचाइज को यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा विद द अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो फ्रेंचाइज वर्सेस अदर अपॉर्चुनिटीज़ के एक बंदा है जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर है, तो ही हैज़ द फाइनेंस सो ही कैन स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। लेकिन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ फ्रेंचाइजी ओवर दैट थिंग। तो इट्स योर टास्क। आई होप इट्स वेरी क्लियर। थैंक यू।